पॉपुलेशन या यूनिवर्स क्या है, तो लिख लो द इंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आइटम और अ डाटा, the entire group of individuals item or data that you want to study is known as populations. और ये चैप्टर मैक्सिमम थ्योरेटिकल है, तो इसमें वो मैथमेटिकल कंसेप्ट कम है। याद रखना, ये 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 5 मिनट में हो जाते हैं, तो इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको थोड़ा ढंग से समझना। जो पिछला हो गया था अच्छी तरह से पढ़ा है उसको, सेम ये भी है। उसमें से 5 से 6 नंबर का आता है और इसमें से 4 या 5 नंबर का आता है, और ये है सारा थ्योरेटिकल बेस, ये सारा थ्योरेटिकल बेस। तो मैंने क्या कहा, जो इंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आइटम और डाटा दैट यू वांट टू स्टडी इज नोन एज पॉपुलेशन. Population in statics means whole of the information which comes under range, limits, scope, someone's responsibilities, etc. of statistical investigations. Scope or someone's responsibility, etc. of statistical investigations. It is the totality of all observation of statistical experiment or inquiry. जो पॉपुलेशन है, जो बेटा पॉपुलेशन है, वो किस तरह की हो सकती है? फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो लिख लो टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन में आता है पहले फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन में। तो सबसे पहले मैंने कहा टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन में फर्स्ट आ गया बेटा फाइनाइट पॉपुलेशंस। When the item in the population are fixed and are limited. When the items of the populations are fixed or limited, तब हम कहेंगे ये एक पॉपुलेशन जो है वो फाइनाइट। एग्जांपल दे सकते हो बेटा? कोई 2 एग्जांपल बताओ जहां पे हम उसको कह सकते हैं फाइनाइट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, ये फाइनाइट पॉपुलेशन होगी कि नहीं होगी? ओके, इनफाइनाइट पॉपुलेशन, if a population consists of infinite number of items, okay, इसमें आता है एक चीज लिख लो, if a sample is known to have been drawn, if a sample is known to have been drawn from continuous probability distribution, if a sample is known to have been drawn from a continuous probability distribution,
then population is infinite. Population of all real numbers lying between 10 and 30. अब यहां पे ये पॉपुलेशन डजंट समझना मत कि वो अभी पहले भी बोल चुका हूं, तो मैंने क्या कहा, द पॉपुलेशन ऑफ ऑल द रियल नंबर बिटवीन 20 एंड 30, 10 एंड 30 रियल नंबर्स के लिए इनफाइनाइट हो गए। ओके, एक आती है तो ये फाइनाइट फिक्स नंबर है हमारे पास, जिसमें फिक्स नंबर नहीं है। एक होती है रियल पॉपुलेशन भी होती है, जो बुक में नहीं लिखा है, लिख लो रियल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ आइटम, population consisting of the items which are all present physically, which are all present physically in term as a real populations, in term as a real populations. फिर होती है एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशंस। The population consists of a result of repeated trials. The populations consist of the result of a repeated trial is named as hypothetical populations. हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन का एग्जांपल कोई आइडिया दे सकते हो? हाइपोथेटिकल पॉपुलेशंस, ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकली है, तो इसमें मैथ के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट पढ़ना पड़ेगा। थ्योरेटिकली है, ये मैथमेटिकल की तरह नहीं है। इसमें आगे जाके सिर्फ हम एक सैंपल साइज निकालेंगे, उसी में एक आधा दो नंबर, एक आधा नंबर का न्यूमेरिकल आता है, बाकी ये सारा कुछ थ्योरेटिकली ही पढ़ना पड़ेगा। अब चॉइस ऐसा है कि मैंने चैप्टर शुरू कर दिया था और शुरू भी नहीं कर सकता हूं, तो इसको खत्म ही करना है। तो मैंने क्या कहा, हाइपोथेटिक पॉपुलेशन का एग्जांपल दे सकते हो? पहले पढ़ लो, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स इन नेम्ड एज ए हाइपोथेटिकल पॉपुलेशंस। एग्जांपल पूछा मैंने, टॉसिंग ए कॉइन repeatedly result into hypothetical population of head or tails. Dice, वो हाइपोथेटिकल है। इनफाइनाइट होएगा कि इनफाइनाइट होएगा? हाइपोथेटिकली फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन टॉस कर रहा हूं, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, फाइनाइट है या नहीं है? ओके, दो कॉइन में कितने होते हैं? सैंपल क्या बनता है उसका? सैंपल स्पेस, उसमें भी देखो सैंपल स्पेस होती है, क्या होती है? 4, 3 पे, 4 पे कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज में जो सैंपल स्पेस आती है, जब हम हाइपोथेटिकली अगर हम कॉइन या हेड और टेल्स की ले रहे हैं, कॉइन्स की और डाइस की ले रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालते हैं उसकी? कोई फार्मूला है? आगे जाके जब हमने सैंपल स्पेस बनानी है, तो वहां पे दो तरह की होनी है सैंपल स्पेस, एक रिपीटेड, एक नॉन रिपीटेड। वहां पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए मैं कॉइन को टॉस करता हूं 3 बार। तो आपने कैसे किया कि इसकी 8 आएगी? है 2 की पावर की, और उसके लिए डाइस के लिए क्या किया? 6 की पावर की। क्या बना कि मैं जब भी किसी भी चीज का, अगर मैं डाइस को कहता हूं, तो डाइस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को चेक करते हैं हम लोग, और रेस टू पावर कितना कर देते हैं, जितनी बारी हमने उस ट्रायल को ऑब्जर्व करना है। कॉइन के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होती है? 2। अब उसको 3 बारी टॉस कर रहे हैं, तो रेस टू पावर 3 कर देते हैं।
उसी तरह से अगर मैं उसको 4 बारी टॉस कर रहा हूं तो रेज टू पावर 4 कर देते हैं। और उसी तरह से जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं वो उसका बेस बन जाता है, और जितनी बारी उसको रैपिडली हम ट्रायल कर रहे हैं वो उसकी पावर बन जाती है। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम होती है। तो पॉपुलेशन समझ आ गया आपके पास। तो मैंने कहा ये एक इंटायर ग्रुप है जिसमें बुक में मुझे ये दो तरह से दिया है, ये फाइनाइट हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है। मैंने इसमें ऐड कर दिया ये रियल भी हो सकता है, और ये जो फिजिकली प्रेजेंट ऑल ऑब्जर्वेशन है वो रियल में आ जाता है, और हाइपोथेटिकली में आ जाता है ये प्रोबेबिलिटी के बेस के ऊपर। ओके, तो मैंने सैंपल क्या कहा था, तो नेक्स्ट लिख लो। सबसे पहले आता है नेक्स्ट सैंपल। A part of the population selected for study, a part of the population selected for the study is called a sample. In other words, the selection of a group of individual or item from a population in such a way that these group represent, मैंने क्या कहा, a part of the population selected for the study is called a sample. The selection of group of individuals or items from a population in such a way that this group represent the population is called sample. Sampling is a process by which we judge the characteristics about the universe. Universe means population, on the basis of judging the characteristics of a selected portion, on the basis of judging the characteristics of a selected portion taken from that sample. तो एक तरह से हम कह सकते हैं सैंपल क्या है हमारा, पॉपुलेशन का क्या है, सबसेट। तो हम लिख सकते हैं इट इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल मैंने कह दिया एक सबसेट है पॉपुलेशंस का। एक आता है सैंपल यूनिट, लिख लो सैंपल यूनिट। यूनिट फॉर्मिंग द सैंपल्स आर कॉल्ड सैंपल यूनिट्स। वो जो एक कलेक्टेड ग्रुप बनाया मैंने क्या कहा था कि मैंने स्कूल मैथ में प्रॉब्लम या साइंस में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, तो मैंने क्या कहा, वो जो स्कूल सिलेक्ट किए वो मेरे यूनिट्स बन गए। इसको दूसरे एंगल से लेते हैं। अब मैं आप सीए कर रही हो, मैं यहाँ पे आता हूँ। अब सीए के स्टूडेंट्स को बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने यहाँ पे आया। अब मैं पूरे लुधियाना के बच्चों का तो नहीं पता लगा सकता क्या कर रहा हूँ। मैं आपके पास इधर आ गया और इधर आके सर को बोला कि मेरे को ना बच्चों से बात करनी है कि उनको स्टैटिस्टिक्स में उनको सीए के स्टूडेंट को बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कुछ बच्चों को या सब बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है।
अब इसके बीच की स्टोरी को छोड़ देता हूं मैं, और वो क्या करते हैं अपने कंप्यूटर में से उन 20 बच्चे या 30 बच्चों के नाम दे देते हैं आपको, मेरे को, कि ये वाले स्टूडेंट्स हैं जो सीए कर रहे हैं। तो वो एक लिस्ट मिल गई मेरे को उन बच्चों की जो उनके पास सीए कर रहे हैं। मैं किसी एक्स वाई इंस्टीट्यूट में जाता हूँ और उन बच्चों के बारे में, कि मैंने इनके बारे में स्टडी कर रहा हूँ, सर्च करना चाह रहा हूँ, प्रॉब्लम्स क्या एसोसिएट हो रही है, या जरूरी नहीं केवल प्रॉब्लम ही एसोसिएट हो रही है, उनका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, आईक्यू लेवल क्या है, इन चीजों को मैं स्टडी करना चाहता हूँ। वो इंस्टीट्यूट किसी तरह से मान के मेरे को अपने स्कूल के, उस इंस्टीट्यूट के बच्चों की लिस्ट दे देता है। वो जो जो लिस्ट होती है उसको हम बोलते हैं सैंपल फ्रेम। उसको क्या बोलते हैं? सैंपल फ्रेम। केवल वो बच्चों के नाम या जो उनके बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन मिली है, मैं उन सैंपल बच्चे जो हैं उनसे अभी बात नहीं की है, केवल उनकी एक फ्रेम बनाया, लिस्ट बनाई है। तो लिख लो, सैंपल फ्रेम क्या होता है? एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैंपलिंग, a complete list of sampling unit is called sample frame. A complete list of sampling unit is called sample frame. और मैंने सैंपल यूनिट क्या बताया था अभी? सैंपल यूनिट बताया था, यूनिट फॉर्मिंग द सैंपल्स आर कॉल्ड सैंपल यूनिट्स। अब आता है एक सैंपल फ्रैक्शन। हाँ, तो मैंने क्या कहा, अब जो सैंपलिंग फ्रैक्शन भी आती है हमारे पास, तो लिख लो सैंपलिंग फ्रैक्शंस क्या है। एक सैंपल साइज है हमारे पास। सैंपल साइज क्या है? एक पर्टिकुलर जिसको मैंने कहा था इट इज ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशंस। अब वो जो सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है उसमें जो सेट है उसके बीच की जो रेशियो है उसको हम सैंपल फ्रैक्शन बोल रहे हैं। क्या बोला मैंने? जो सैंपल लिया गया उसका जो साइज है टू द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन, इट इज नोन एज ए सैंपल फ्रैक्शन। तो लिख लो, सैंपल फ्रैक्शन क्या है? इट इज एन ओवर स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन। वेयर एन इज इक्वल टू सैंपल साइज एंड कैपिटल एन आप ले सकते हो पॉपुलेशन साइज। एक आता है कंप्लीट, या सेंसस आजकल आ रहा है पॉपुलर। तो इन केस ऑफ सेंसस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फॉर ईच एंड एवरी यूनिट। Information is collected for each and every unit. The aggregate of all the units under consideration is called population या universe. The aggregate of all the units under the consideration is called population or the universe. तो अभी मैंने क्या कहा था कि ये दो चीजों के पॉपुलेशन और सैंपल्स का आ गया। तो मैंने कहा किसी की, मैंने ऑब्जर्वेशन सैंपल में 10 लोगों को ऑब्जर्वेशन की और पॉपुलेशन फाइनाइट नंबर में मान लेता हूं 100 लोग थे, तो इन 100 लोगों का मीन भी निकल सकता है और वो 10 लोगों का मीन भी निकल सकता है। तो जो मैंने क्या कहा, जो 10 लोगों का मीन निकाल रहा हूं वो स्टैटिस्टिक्स होगी, और जो 100 लोगों का मीन निकाल रहा हूं वो मेरा पैरामीटर होगा। वो दोनों क्लियर है ये चीज? तो आगे आता है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स।
पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। तो फर्स्ट आता है पैरामीटर्स। देयर आर वेरियस स्टैटिकल मेजर्स in statistics such as mean, median, mode, standard deviations, coefficient of variance भी निकालते हैं हम लोग, etc. ये बहुत सारी चीजें हैं। These statistical measures can be computed from the populations is called parameter. These statistical क्या बोला मैंने, ऐसे लिख लो, छोटा लिख लो, any statistical measures from the populations is known as parameter। और वो स्टैटिकल क्या हो सकती है, ब्रैकेट में लिख सकते हो मीन, मॉड, मीडियन, एटसेट्रा। पैरामीटर एक फिक्स है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इसको कहां से डिस्क्राइब किया मैंने, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन से लिया। क्लियर है ये। और स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है बेटा, स्टैटिस्टिक्स में यही चीजें कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, सैंपल स्पेस से कर रहा हूं मैं, उसको क्या कर रहा हूं, सैंपल स्पेस से कर रहा हूं। और इन दोनों के बीच में जो वेरिएशन आएगी, या वेरिएशंस की जगह मैं यूज कर लूं डेविएशंस आएगी, वो क्या बन जाएगी मेरी, सैंपलिंग एरर बन जाएगी। वो मेरी क्या आ जाएगी, सैंपलिंग एरर है। किसके बीच में, पैरामीटर और स्टैटिक के बीच में जो एरर है, जो डेविएशन है, वो मेरी सैंपलिंग एरर बन जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या आ गया, एनी स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट computed from the sample is known as statistics। इसमें नोटेशन लिख लो बेटा, पॉपुलेशंस में, और ये आ गया सैंपल से। अगर मैं उसका मीन कर रहा हूं, तो पॉपुलेशंस के लिए क्या आ जाता, सैंपल के लिए क्या आ जाता है एक्स, और पॉपुलेशंस के लिए बन जाता है वो म्यू। स्टैंडर्ड डेविएशंस, प्रोपोर्शंस के लिए p, और इसमें स्मॉल p, साइज के लिए इसमें n, और इसमें स्मॉल n। ये मेजरमेंट है, और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल भी आएगा। नेक्स्ट आता है बेटा इसका
इसके कुछ लॉज है, बेसिक प्रिंसिपल्स है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपल सर्वे। तो पहला आता है बेटा इसका लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी। ओके, मैंने क्या कहा था अभी, स्टैटिकल रेगुलरिटी के अंदर मैंने क्या कहा था कि जब भी हम सर्वे करने जाएंगे किसी पर्टिकुलर एरिया पे, हम इलेक्शंस की बात होगी, मैंने सब्जेक्ट की बात कर ली, अब मैं डिजीज की बात कर लेता हूं। तो मैंने कहा था कि मलेरिया फैल रहा है जी, लार्वा जो बहुत ज्यादा, तो वो आते हैं और कूलर वगैरह में से पानी पूनी के लिए वो देखे जाते हैं और फाइन कर देते हैं। अब मैं एक पर्टिकुलर एरिया सैंपल मैंने ले लिया, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट ले लिया, और लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पॉपुलेशन बन गई। अब इसका जो छोटे छोटे बीआरएस नगर, राजगुरु नगर, ये सैंपल स्पेस सैंपल में आ गए मेरे पास। अब यहां से मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाऊं और एक ही जगह पे जाके वहां पे सारे ब्लड, मतलब वो किसी को डिजीज हो रहा है तो ब्लड ले लूं वहां पे जी, कौन सा क्या रीजन है उसका, ब्लड में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं अगर वो एक ही घर से ले लेता हूं, तो मैंने अभी बताया था, तो क्या वो एक्यूरेसी को बोलेगा कि वो एक्यूरेट हुआ? नहीं हुआ। तो उसके लिए सर्टन लॉ है कि हमें सैंपल जो बनाना है या जो सैंपलिंग करनी है वो कैसे करनी है, उसके लिए सर्टन रूल। तो पहला मैंने क्या कहा, स्टैटिकल रेगुलरिटी, इट स्टेट दैट a reasonably large number of items selected at a large number of items selected at random from a large group of items will on the average represent the characteristics of the group. It states that a reasonably large number of items selected at a random from a large group of items will on average represent the characteristics of the group. यहां पे दो चीजों के ऊपर अंडरलाइन कर लो, पहला रैंडम और दूसरा लार्ज ग्रुप। अब ये लार्ज ग्रुप मैंने क्या कहा, अगर मैं 4 लोगों पे सर्वे करूंगा तो क्या मेरा जो सैंपल है उसका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आएगा? नहीं आ सकता। मैंने कहा था ना, डेविएशंस कितनी होगी, पॉपुलेशन, स्टैटिक पैरामीटर और स्टैटिक्स के बीच में डेविएशन आएगी। वो डेविएशंस कितनी ज्यादा हो सकती है, जितना छोटा ग्रुप होएगा। मैं 4 लोगों पे ऑब्जर्वेशन लेके जाके बोल दूंगा ये हुआ सर, तो वो मेरा वो जो डाटा है, वो जो मेरा जिससे मैंने उससे रिजल्ट निकाला है, वो एक्यूरेट कभी नहीं आ सकता उस पॉपुलेशन के हिसाब से। तो मैं जितने मैक्सिमम लोगों के पास मेरी रीच होनी चाहिए उनको ऑब्जर्व करूंगा मैं, और उससे जो मैंने डाटा निकालूंगा उसका मेरा जो डेविएशन है वो मिनिमाइज हो जाएगी। क्योंकि मैंने सैंपलिंग इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं जो डाटा कलेक्ट कर रहा हूं वो क्या है, इन एक्यूरेट आए। वो क्या आना चाहिए, एक्यूरेट आना चाहिए। और एक्यूरेसी के लिए मुझे क्या करना है, उसने कहा मैक्सिमम लोगों तक जाओ, मैक्सिमम लोगों से, अब या मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करो। जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करोगे तो ये लार्ज ग्रुप हो गया। और रेंडमली करो। रेंडमली का मतलब ये नहीं है कि आपकी क्लास में 40 लोग हैं और 40 की ऑब्जर्वेशन लेके मैंने पूरे लुधियाना के इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम को अराइज कर दिया, वो तो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की हुई। तो मैं आप में रेंडमली का मतलब हो गया 40 लोग हैं, 5 से मैं ऑब्जर्व करूंगा, फिर मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में जाऊंगा,
उनसे 5 लोगों से बात करूंगा और फिर जाके मैं क्या करूंगा, इस डाटा को एनालाइज करूंगा। तो ये बन गया रेंडम। आ गया समझ? लार्ज एंड रेंडम, तब जाके जो डेविएशन है वो मेरी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। दूसरा लिख लो, लॉ ऑफ इनर्शिया। पहले भी पढ़ा होगा लॉ ऑफ इनर्शिया, कभी पढ़ा है? लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा है? लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, कोई जवाब नहीं दे रहा है। लॉ ऑफ इनर्शिया किसी ने नहीं पढ़ा है? इनर्शिया क्या होता है वैसे? इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो पढ़ा होगा, किसी किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मैं कॉमर्स का नहीं, मैं तो साइंस का टीचर हूं, मुझे तो पता ही होगा। आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास? तो देखो इस मास को ही मैं यूज कर लूंगा। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूं, अभी क्या कहा मैंने, बेसिक रेगुलेटरी रूल क्या था, वो क्या कह रहा है, वो कहता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाओ, तो ये मास बन गया, मास पॉपुलेशन होगी। तो लॉ ऑफ इनर्शिया सेम है। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, मैंने क्लास में एक क्वेश्चन करा रहा हूं या मैं कोई भी चीज पढ़ा रहा हूं और एक बच्चा उठ के कहता है हाँ हाँ सर ये ऐसे ही होएगा, ये ऐसे ही है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी रेगुलरिटी को ऐसा ही कुछ कह रहा है, सेम है, कुछ चेंज नहीं है इसमें। जो लॉ ऑफ रेगुलरिटी कहा था ना, स्टैटिक रेगुलरिटी, उसने क्या कहा था, उसने कहा था लार्ज नंबर लोगों को ऑब्जर्वेशन लो, जितने मैक्सिमम लोगों को ऑब्जर्व करोगे और रेंडमली ऑब्जर्व करोगे, आपकी एक्यूरेसी उतनी क्या होगी, अच्छी आएगी, उसमें ज्यादा डेविएशन नहीं होगी। तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी वैसा ही है, जैसे एक क्लास के अंदर जो टीचर पढ़ा रहा होता है और वो आधी लाइन बोलता है, मैंने कहा लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट दैट, क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मैंने यहां तक बोला, और बच्चा आगे कहता है यस सर इट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, वो बोल रहा है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया कुछ ऐसा ही फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ रेगुलरिटी को, वो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो लिख लो, द इट स्टेट दैट other things same as the sample size increases, the law states that other things same as the sample size increases, result tends to be more reliable and accurate. तो यही तो बताया था हमने रेगुलरिटी में भी, स्टैटिकल रेगुलरिटी में भी क्या कहा, बहुत सारे लोगों के बारे के पास जाओ और रेंडमली ऑब्जर्व करो, जितना सैंपल का ग्रुप का साइज बड़ा होएगा और रेंडम होएगा उसमें, तो आपकी एक्यूरेसी उतनी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है एक्यूरेसी। इसने भी यही कह दिया कि ग्रुप साइज बड़ा होगा, तो मैंने इसको लॉ ऑफ मास क्यों कहा, मैंने कहा था कि ये मास को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया एक्चुअली किसके साथ है, inertia is directly the object is at rest, it is continue to be at rest until no force, पर ये यहां पे नहीं है। मैं वैसे कह रहा था कि लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया सर हमारा साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमने 9th में डिसाइड कर लिया था हमने कॉमर्स लेना है, तो हमने ये चीजें तो पढ़ी नहीं है सर, क्यों पूछ रहे हो ना। तो यहाँ पे बेटा मैंने अभी कहा था इसको क्यों बोला गया मास, तो ये मास आ गया समझ, इनर्शिया इज डायरेक्टली मास है, ठीक है ना। तो मास यहाँ पे वो मास ग्रुप बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों की ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ेगी, आपका रिजल्ट रिलायबल और एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तीसरा लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। वो कह रहा है अपने जो भी मैं काम कर रहा हूं, ये जो सैंपल स्पेस ले रहा हूं, ये मैं सर्वे कर रहा हूं इलेक्शंस के लिए कौन सी पार्टी जीतेगी, तो आज तक वालों ने ये जो सर्वे है उसके लिए कुछ पैसे दिए होते हैं, किसी एजेंसीज हैं
जो ओपिनियन पोल करवाती हैं, सर्वे करवाती हैं, फिर ये एजेंसीज को, न्यूज चैनल वालों को भेज देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं कम खर्चा करने की कोशिश करूंगा। मैं उसमें क्या करूं, कम खर्चा करूं, और रिजल्ट मेरा उतना ही रिलायबल भी होना चाहिए। तो उसने क्या कहा, प्रिंसिपल ऑप्टिमाइजेशन लिख लो। इट इंश्योर दैट ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी एट ए मिनिमम कॉस्ट। खर्चा कम, फायदा ज्यादा। क्लियर है? और तीसरा आता बेटा, लास्ट है इसका, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी बड़ा सिंपल सा रखो इसको, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपके डेविएशंस बहुत कम आनी चाहिए। डेविएशन आएगी, लेकिन जितनी कम आएगी वो वैलिडिटी है आपके। मैं एक एजेंसी हूं, मैंने अभी बार बार कह रहा हूं कि अभी अभी पोल हुआ है, तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो अभी हुआ, अब क्या कहते हैं, अब आज तक वालों का अभी लास्ट 10 साल से एक ही आता है, जिस भी स्टेट में रिजल्ट निकले, वो अभी असम के बारे में भी वही बोल रहे थे, केरला के बारे में भी वही बोल रहे थे, बीजेपी इस बार वहां से आ जाएगी, उनका एक तरह का ही रहता है। तो क्या आज तक रिलायबल है, वैलिडेट है, करते हो आप उसको कि उनकी न्यूज अच्छी, मतलब सही होती है? आज की डेट में आज जितने मेन हमारे लीड में चैनल्स हैं, सब क्या बोलते हैं, गोदी मीडिया। तो उनकी वैलिडेशन खत्म होगी है कि नहीं होगी है? लोग उन पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये जो ओपिनियन पोल दिया मैंने, मेरी एक एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट की भी होती होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन प्राइवेट एजेंसीज होती हैं ये, जो ओपिनियन पोल बेचती हैं। अब मैं, आप एक चैनल चला रहे हो और मैंने कहा सो एंड सो पार्टी आ रही है, अगले साल क्या हुआ, सॉरी रिजल्ट आया, आपने एक बारी चेक किया, दो बारी चेक किया, जो मैंने आपको ओपिनियन पोल रिजल्ट दिया था आपने वही चला दिया। अब आपने दो बारी देखा, जितना भी रिजल्ट आता है इसके तो उल्टा होता है, तो मेरी वैलिडेशन क्या होगी, खत्म होगी। मैं, आप मेरे पास दोबारा परचेज करने आओगे, तो मैंने क्या कहा था, सैंपलिंग है क्या, यही तो है, तो मेरी वैलिडेशन भी तो होनी चाहिए। जब रिजल्ट निकले, डेविएशन तो आएगी। मैंने किसी को कहा इसको 25 सीटें आनी है, कम से कम 20 तो आए, 15 तो आए। उसको अगर 0 आई, 1 आई या 2 आई, तो या आपके ओपिनियन पोल की वैलिडेशन रही, आप उसको मानोगे? तो प्रिंसिपल ऑफ सैंपलिंग में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिख लो, द प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी स्टेट दैट sampling design a valid only. The principle of validity states that a sampling design is valid only if it is possible to obtain, valid estimation या estimates and valid test about population parameter। अंडरलाइन कर लेना इसको, किसको, and valid test about population parameter। और एक और चीज अंडरलाइन करना, एमसीक्यू में आएगी ये, ओनली ए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इंश्योर दिस वैलिडिटी। ओनली प्रोबेबिलिटी sampling ensures this validity। ठीक है, नींद आ रही है क्योंकि मैथ इस तरह का होता नहीं है, लेकिन कई जगह पे होता है। अब ये 10 नंबर का चैप्टर है, मुझे ये लिखवाना ही पड़ेगा, मुझे इसके न्यूमेरिकल, अब मैं सेंट्रल टेंडेंसी में आपको बार बार फॉर्मूला लिखवाऊं तो वो नहीं हो सकता।
मॉड मीडियन मुझे करके दिखाना पड़ेगा, है ना। लेकिन इसमें अगर आना ही ऐसा है तो मेरी कोई गलती नहीं है। इस चैप्टर में है ही ऐसा। ये चैप्टर्स में आपको नींद आनी पड़ लगेगी, लेकिन याद रखना इसका जो ना क्वेश्चन आता है वो घूम फिर के आता है। और मैं आपको वो सारे पॉइंट लिखवा देना चाहता हूं, ये बुक में नहीं लिखे हैं। मैं वो सारे पॉइंट, और ये पॉइंट लर्न कर लेना, ये मैं वो सारे पॉइंट लिखने ले चाहता हूं जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट ही है। अभी तक जितना हमने किया ना, जो पिछला पार्ट भी किया, मैं अभी दोबारा बोल रहा हूं, 10 नंबर का, 8 से 10 नंबर का चैप्टर है। सिर्फ एक सैंपल साइज का क्वेश्चन आना है आपको, जो मैं कल शायद टॉपिक, हाँ कल वहां पे एरर पे क्वेश्चन एक आना है, आपको एरर निकालनी है, ठीक है ना। और कुछ नहीं है, वो एक फॉर्मूला है। लेकिन एरर निकालने से पहले मुझे एरर एग्जैक्टली पता भी तो होनी चाहिए। तो इसमें नींद आना पॉसिबल है कि आ सकती है, ठीक है। तो ये बताओ, ये समझ आया है क्या? पॉपुलेशन और सैंपलिंग समझ आ गई। तो अभी छोटा सा पार्ट सीख रहा है। वैसे तो बुक के 4 पेज हो गए, लेकिन वो 4 पेज सिर्फ पढ़ने के लिए है। मैंने उन 4 पेज का एक कंक्लूजन निकाल दिया था। जो चीजें नहीं अच्छी वो मैंने नहीं कराई, जिनकी जरूरत नहीं है थ्योरेटिकली बिना मतलब के पढ़ने की, तो मैंने सिर्फ ये कहा पॉपुलेशन क्या होती है, तो इंटायर ग्रुप हो गया। उसका सब ग्रुप मेरे पास क्या बन गया? सैंपलिंग बन गई। सैंपलिंग, जब हम पॉपुलेशन के सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं वो पैरामीटर कहलाती है, और अगर हम सैंपल के निकालेंगे तो वो स्टैटिस्टिक्स है। और इस चीज के लिए जब भी हम सैंपलिंग करवाते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक्स रूल हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और ये प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिए। पहला प्रिंसिपल रेगुलरिटी का है, दूसरा है लॉ ऑफ इनर्शिया, तीसरा है ऑप्टिमाइजेशन, जितना कम खर्चा फायदा मुझे उससे ज्यादा लेना है, और लास्ट था वैलिडेशन। में आज के लिए इतना ही है, और ये पॉसिबल है कि बोरियत तो महसूस होएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। वैसे इतना कम